So all joined? Or anyone is left? Divyanshu. Okay, fine. So in the last class, we have discussed about the, let's say, the process flow we have discussed. Okay. So today we are going to see the organization structure and what is the organization structure and how it looks like in SAP. Okay. So let me share my screen. Okay. So um, before going to the organization structure, so organization structure से जानने से पहले एक बार हम समझते हैं कि एसएपी का लैंडस्केप क्या है. ठीक है. तो एसएपी का लैंडस्केप मतलब एसएपी में हम कैसे काम करते हैं. ठीक है. कभी कभी इसको एसएपी लैंडस्केप भी बोला जाता है, कोई कोई एसएपी सिस्टम आर्किटेक्चर भी बोलता है. ठीक है. तो इंटरव्यू में ये आपको क्वेश्चन आ सकता है कि what is the system landscape you have working or what is the system architecture that you are working. तो ये इंटरव्यू का क्वेश्चन आ सकता है. ठीक है. सो बेसिकली इन जनरल अगर हम बोले, so in general there are three systems are there. Okay. There is a development system, there is a quality system and there is a production system. तीन सिस्टम रहता है. कोई भी आप कंपनी में क्लाइंट पे काम करो, मोस्टली ये सिस्टम आर्किटेक्चर या फिर ये सिस्टम लैंडस्केप रहता है. तो नॉर्मली जब हम कोई चीज, ओके, तो इस पे जाने से पहले हम समझ लेते हैं कि जो सर्वर में हम ट्रेनिंग कर रहे हैं या फिर करेंगे. ठीक है. तो वो सर्वर क्या रहता है हमारे लिए, वो सर्वर हमारा रहता है एक डमी सर्वर या फिर उसको हम बोल सकते हैं सैंडबॉक्स सर्वर. ठीक है. वो जो सर्वर रहता है वो किसी से कनेक्टेड नहीं रहता है, वो एक इंडिविजुअल सिस्टम रहता है. ठीक है. उस सिस्टम में हम जो भी करेंगे वो कहीं नहीं जाएगा, उसी सिस्टम के अंदर रहेगा और उस सिस्टम में हम सारे फंक्शनैलिटी सारे चीजें जो है वो कर सकते हैं. ठीक है. लेकिन जब हम काम करने के लिए जाएंगे रियल सिस्टम में तो वैसा नहीं होता है. ठीक है. एक ही सिस्टम में सारा काम नहीं होता है. तो normally there are three systems. Okay. So basically there will be three systems. One is a development, one is a quality and one is a production. तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे कि ट्रांजेक्शन्स की, ठीक है, जहाँ पे हमारा परचेज ऑर्डर बनता है, परचेज रिक्विजिशन बनता है, जहाँ पे सारे ट्रांजेक्शन्स बनते हैं, तो वो नॉर्मली कहा जाता है प्रोडक्शन सिस्टम, जहाँ पे हमारा सारा एक्टिविटी होता है. एक बार इम्प्लीमेंटेशन होने के बाद जो एक्टिविटीज होते हैं वो प्रोडक्शन सर्वर में होते हैं. प्रोडक्शन सर्वर का एक्सेस जो है वो एंड यूजर्स के लिए होता है. ठीक है. फुल एक्सेस या फिर जो भी एक्सेस रहेगा क्रिएशन का, चेंजेस का, वो हमारे एंड यूजर्स के लिए रहेंगे. ठीक है. और यहाँ पे जो हमारा कंसल्टेंट लेवल के जो भी लोग रहते हैं उनके लिए सिर्फ डिस्प्ले एक्सेस रहता है. मतलब आप सिर्फ चेक कर सकते हो, मतलब कोई डॉक्यूमेंट को आप जाके सिर्फ व्यू कर सकते हो, उसको कोई ना चेंज कर सकते हो ना क्रिएट कर सकते हो. ठीक है. ये लिमिटेशन रहता है. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है. ठीक है. क्योंकि जब स्टार्टिंग में आप जाते हो काफी सारे लोग ये मिस्टेक करते हैं कि कोई आपको बोल रहा है कि सिस्टम चेक करो, तो आप जाके वहां पे
या फिर कोई भी जाके वहाँ पे क्रिएशन का टी कोड जो है वो चेक कर लेता है। क्या-क्या टी कोड है, कैसे टी कोड है, हम आगे आने वाले क्लासेस में जानेंगे, ठीक है? तो नॉर्मली प्रोडक्शन में कंसल्टेंट को सिर्फ डिस्प्ले का या फिर व्यू का ऑप्शंस रहता है, कोई भी चेंजेस वगैरह का ऑप्शन नहीं रहता है। यहाँ पे अगर हम दूसरे सिस्टम की बात करें जो है डेवलपमेंट, जैसा कि नाम सजेस्ट करता है डेवलपमेंट, तो जो भी आप चीज डेवलप करोगे, सपोज आपको कोई कोड बनाना है, आपको कोई कॉन्फ़िगरेशन बनाना है, आपको कोई भी नया चीज बनाना है, तो आप क्या करोगे, डेवलपमेंट सिस्टम में जाके उसको बनाओगे, ठीक है? फर्स्ट टाइम के लिए, जैसे सपोज हम नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे सपोज ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, तो अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्रिएट करना है, देन कहाँ से क्रिएट करोगे, डेवलपमेंट से क्रिएट करोगे, जब रियल टाइम में काम करोगे। अभी के लिए हमारे पास बस एक ही सिस्टम रहेगा, ट्रेनिंग सिस्टम, हम बस वहीं पे काम करेंगे, सारा चीज हम वहीं पे करेंगे, जो कॉन्फ़िगरेशन है वो भी करेंगे, टेस्टिंग है वो भी करेंगे, और जो सपोज़ ट्रांज़ैक्शनल डेटा है वो भी बनाएँगे, तो वो सारा कुछ एक ही सिस्टम में करेंगे। लेकिन जब आप रियल सिस्टम में जाओगे या फिर रियल एनवायरनमेंट में जाओगे, वहाँ पे आपको 3 सिस्टम मिलेगा। सबसे पहले डेवलपमेंट होता है, जहाँ पे आप अपना चेंजेस परफ़ॉर्म करते हो। कोई भी चीज़ आपको बनाना है, चेंज करना है, तो आप डेवलपमेंट में करोगे, ठीक है? डेवलपमेंट में करने के बाद क्या होता है, आप उसको वहां पे टेस्ट करोगे, जो आपने फंक्शनैलिटी बनाया है। सपोज आप क्या कर रहे हो, एक P2P साइकिल एक कॉन्फ़िगर कर रहे हो, फॉर एन एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, P2P साइकिल आप बना रहे हो, तो उसको कॉन्फ़िगर करने के बाद वहां पे आप टेस्ट करोगे कि P2P साइकिल सही से काम कर रहा है कि नहीं है, तो जो भी उसके प्रोसेस के अंदर है वो सही से काम कर रहा है कि नहीं है। जब आपको लगेगा कि ठीक है, हमारा जो प्रोसेस है वो काम कर रहा है, देन आप क्या करोगे, उसको मूव करोगे क्वालिटी सिस्टम में, ठीक है? क्वालिटी सिस्टम में हम ट्रेनिंग, टेस्टिंग सारा कुछ काम क्वालिटी में करते हैं, ठीक है? अगर आपको एंड यूजर को ट्रेनिंग देना है, तो आप क्वालिटी सिस्टम का यूज करोगे। अगर आपको टेस्टिंग करना है, देन आप क्वालिटी सिस्टम का यूज करोगे। तो जब आपका कॉन्फ़िगरेशन या फिर चेंजेस मूव हो जाता है क्वालिटी सिस्टम में, तब आप क्वालिटी में उसको चेंज टेस्ट करोगे, आप टेस्ट करोगे, देन आपका एंड यूजर भी टेस्ट करेगा, ठीक है? फॉर द कंफर्मेशन, आपने अपना कंफर्मेशन दिया कि क्वालिटी में सही से काम कर रहा है, जो प्रोसेस आपने डेवलप किया था, फिर उसके बाद यूजर जो है वो टेस्ट करेगा कि फंक्शनैलिटी सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। दोनों का कंफर्मेशन आ जाएगा, फिर वो चेंजेस जो रहेगा वो मूव करेगा प्रोडक्शन में, ठीक है? तो ये 3 सिस्टम रहता है, 3 सिस्टम में आपको काम करना है। अभी इनिशियल पीरियड के लिए आप बस इतना जानो, बाद में जब हम प्रोजेक्ट क्लासेस करेंगे, तो हम इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन करेंगे कि क्या होता है, कैसे काम कर सकते हैं, ठीक है? एबल टू अंडरस्टैंड और एनी डाउट, एनी क्वेश्चंस? अंशुमन, वन क्वेश्चन हियर। सो ये जो तीनों सिस्टम आपने बताया, तो क्या डिफरेंट एप्लीकेशन होती है उन्हें एक्सेस करने के लिए इन सिस्टम्स को, या फिर एक ही जस्ट एसएपी की स्क्रीन से जस्ट हुँ। डिफरेंट टी कोड्स और क्या एंटर करके हम लोग मूव करते हैं इन हाँ, सिस्टम्स में? तो वो हम जब सिस्टम देखने के लिए जाएँगे, जो जीयूआई ओवरव्यू देखेंगे, उस टाइम में मैं बता दूँगा कि डिफरेंट सिस्टम पे कैसे लॉगिन करते हैं, ठीक है? अच्छा, ठीक है। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द सिस्टम लैंडस्केप। And who will be the end user, Anshuman? जो लोग काम करते हैं, Okay, लाइक स्टोर ऑपरेटर्स, परचेजिंग डिपार्टमेंट के लोग, got जो it. लोग आपके क्लाइंट साइड में रहेंगे, वो एंड यूजर्स हैं, ठीक है? Got it. ओके, तो बात आ गया है तो समझ भी लेते हैं कंसल्टेंट एंड एंड यूजर की काम, ठीक है? So who will be consultant and who will be the end users, right? First thing, whenever there is a software is there, so SAP is a software. So first thing, whenever there is a software is there, so some needs to configure that software,
some persons or some people they need to configure the software. So that work is belongs to consultant. ठीक है, कंसल्टेंट का काम है कि आपका जो सिस्टम है वो उसको कॉन्फ़िगर करेंगे। ठीक है, कॉन्फ़िगर करेंगे इन द सेंस आपको अगर सपोज परचेज ऑर्डर बनाना है, परचेज ऑर्डर के बैकग्राउंड में उसका डॉक्यूमेंट क्या रहेगा, कैसे जनरेट रहेगा, क्या नंबर रेंज रहेगा, उसके प्रोसेस फ्लो क्या रहेंगे, तो ये सारा चीज जो है वो कॉन्फ़िगर होगा सिस्टम में। तो वो कॉन्फ़िगरेशन कौन करेगा, कंसल्टेंट करेंगे। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, ओके, सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। एंड यूजर क्या काम करेंगे, जो प्री कॉन्फ़िगर्ड सिस्टम रहेगा, यानी कंसल्टेंट ने आपका सिस्टम कॉन्फ़िगर कर दिया, फिर उसके ऊपर जाके आपको काम करना है, तो वो काम रहेगा एंड यूजर्स का। जैसे कि ट्रांजैक्शनल डेटा बनाना है, ठीक है, परचेज ऑर्डर बनाना है, परचेज रिक्विजिशन बनाना है, तो प्री कॉन्फ़िगर्ड सिस्टम एक रहेगा, तो आप उसको जाके यूज करोगे। ठीक है, तो ये हो गया एंड यूजर का काम। एंड यूजर यानी कि जो प्री कॉन्फ़िगर्ड सिस्टम में जाके डेली एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, उनको कहा जाता है एंड यूजर। ठीक है, सेकेंड चीज, जब डेली एक्टिविटी परफॉर्म करने के टाइम पे कोई इश्यूज आता है, ठीक है, तो अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो प्रॉब्लम फिक्स कौन करेगा, कंसल्टेंट। ठीक है, कंसल्टेंट्स विल फिक्स द issues or any errors or any difficulties are there for end users, it will be fixed up by the consultant। ठीक है, ये दोनों काम रहता है, ये दोनों अलग अलग काम रहता है कंसल्टेंट एंड एंड यूजर के लिए। एंड जब हम एसएपी स्क्रीन के ऊपर जाएंगे तब हम जानेंगे कि स्क्रीन वाइज क्या डिफरेंस रहता है कंसल्टेंट एंड एंड यूजर्स के लिए। So this is basically the difference between the end user and consultant. So consultant will configure the system, end users will work on the system। ठीक है, समझ में आया? Yes, Anshuman. Yeah. Okay. Now, if we see the organization structure for any company, okay. So here we are saying that we are using a enterprise resource planning software or ERP software, right? So first thing is a enterprise, right? So what do you mean by enterprise? So enterprise means when there is a big company or group of companies are there. So we can say Tata Enterprise, we can say Reliance Enterprise, we can say ITC Enterprises, right? Or we can say any other company you can take a name of. So that is basically called as an enterprise. Why we call it as an enterprise? Why not a company? Because company has a single line of business, okay। जब आपका बिजनेस का जो एजेंडा है या फिर जो आउटपुट है वो अगर सिंगल आउटपुट रहेगा, जैसे कि सपोज टाटा मोटर सिर्फ मोटर प्रोड्यूस करती है, टाटा, सपोज हम टीसीएस को बोले तो टीसीएस सिर्फ आपका सॉफ्टवेयर का सर्विसेज प्रोवाइड करती है, तो इनका आउटपुट या फिर मोटिव जो है वो एक है, सिंगल आउटपुट, सिंगल मोटिव, सिंगल लाइन ऑफ बिजनेस। अगर हम बोलेंगे सिंगल लाइन ऑफ बिजनेस, आपका जो बिजनेस है वो एक ही जगह पे फोकस करता है, तो उसको हम बोलते हैं कंपनी। तो टीसीएस इज ए कंपनी, टाटा मोटर्स इज ए कंपनी, सिमिलरली आईटीसी का बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, रिलायंस का भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे रिलायंस डिजिटल हो गया, रिलायंस ज्वेल्स हो गया, फिर रिलायंस का आपका फैशन का जो एक लाइन ऑफ बिजनेस हो गया। तो ये सारे अलग अलग हम इनको मान के चल सकते हैं, अलग अलग कंपनीज है। तो वो कंपनी जो है वो मैनेज होता है एक सिंगल यूनिट के नीचे, ये सारे चीज मैनेज होते हैं, तो उसको हम बोल सकते हैं एंटरप्राइजेस। रिलायंस ग्रुप ऑफ कंपनीज, टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज, जहाँ पे ग्रुप ऑफ कंपनीज रहते हैं, जैसे कि रिलायंस के अंदर काफी सारे कंपनीज रहते हैं, वैसे टाटा के अंदर टीसीएस हो गया, टाटा पावर हो गया, टाटा स्टील हो गया, टाटा मेटालिक्स हो गया, या फिर आपका टाटा स्टील हो गया, तो काफी सारे कंपनीज रहते हैं। ठीक है, तो उन सबको मिला के एक बड़ी सी कंपनी बनती है, उसको हम बोलते हैं एंटरप्राइज। ठीक है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर हम मान के चलते हैं कोई भी कंपनी रहेगा जिनका डिफरेंट डिफरेंट लाइन ऑफ बिजनेस है, उनका एक सिंगल यूनिट या फिर एक ओनर के अंडर वो लोग अगर
ओनर या फिर जो मान के चल सकते हैं कि प्रमोटर, शेयर होल्डर जो भी मान सकते हो, तो एक ही एंटिटी के अंदर अगर सारी चीज आते हैं तो हम उसको ग्रुप ऑफ कंपनीज बोलते हैं और उसको हम एज ए एंटरप्राइज बोल सकते हैं। उसके अंदर एंटरप्राइज या फिर जो ग्रुप ऑफ कंपनीज है उसके नीचे क्या आता है, इंडिविजुअल एंटिटी, राइट। इंडिविजुअल एंटिटी मतलब जैसा कि हमने बोला कि उनका स्कोप ऑफ बिजनेस या फिर लाइन ऑफ बिजनेस एक ही रहता है, मतलब उनका टारगेट एक ही रहता है, या तो सर्विस प्रोवाइड करेंगे, या तो कोई और चीज प्रोवाइड करेंगे, या तो सर्विसेज या प्रोडक्ट्स या कुछ भी प्रोवाइड करेंगे, वो रहता है डिफाइन। तो उसको हम बोलते हैं कंपनी, ठीक है। जैसे टाटा स्टील कंपनी, टाटा मोटर्स कंपनी, टीसीएस एक कंपनी हो गया, राइट। सो टाटा प्रोजेक्ट्स एक कंपनी हो गया। तो ये सारे कंपनीज जो है वो डिफरेंट डिफरेंट एरिया के ऊपर काम करते हैं। नाउ इन कंपनी के ऊपर अगर हमको सपोज कहीं पे क्या होता है, कहीं पे मैन्युफैक्चरिंग होता है, कहीं पे डिलीवरी होता है, तो उसके हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, हम एक एक एरिया को, जैसे अगर नॉन एसएपी पे बोलेंगे तो जहाँ पे मैन्युफैक्चर होता है उसको मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बोलते हैं, जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होता है वह उसको डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर बोलते हैं, जहाँ पे हम कोई सर्विसेज देते हैं उसको डिलीवरी सेंटर बोलते हैं, राइट। तो जैसे कि अगर हम एग्जांपल के हिसाब से लेंगे तो सपोज टाटा स्टील एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, टाटा मोटर्स एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, टाटा पावर पावर जनरेट करती है, नहीं करती है, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, क्या करती है, पावर डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो जहां पे भी टाटा पावर का ऑफिस है या फिर जहां पे आप लोग ग्रिड देख रहे हो वो एक टाटा पावर का मान के चल सकते हैं, वो एक डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है जहां पे सारा काम होता है, ठीक है। तो सिमिलरली जैसे हमारा हो गया टाटा का क्रोमा हो गया या फिर टाटा का कोई अलग सा स्टोर हो गया, तो वहां पे क्या होता है कि अलग सारी चीजें जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। जैसे अगर हम क्रोमा की बात करें तो वहां पे कंज्यूमर गुड्स सोल्ड होता है, तो वो एक डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है। टाटा खुद का कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता है, अभी हो सकता है कि मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हो, लेकिन मैक्सिमम वहां पे प्रोडक्ट्स जो रहते हैं वो आउटसोर्स लेते हैं, मतलब वो परचेज करता है कंपनी से एंड उसको सेल करता है, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है, राइट। तो वो एक डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है। सिमिलरली अगर हम बात करें कि टीसीएस की, तो टीसीएस में ना ही कोई चीज मैन्युफैक्चर होता है ना ही कोई चीज डिस्ट्रीब्यूट होता है, वहां पे क्या करते हैं हम लोग, सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो वहां पे डिलीवरी सेंटर होता है या फिर हम उसको ओडीसी, कोई कोई बोलता है कि ऑफशोर डिलीवरी सेंटर, राइट। तो ओडीसी उसको बोलते हैं, तो वो डिलीवरी सेंटर होता है जहां पे आप कुछ डिलीवर करते हो, सपोज सर्विसेज जो आप डिलीवर करते हो एक जगह पे करते हो, देन उसको डिलीवरी सेंटर बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया डिलीवरी सेंटर। तो इसके हिसाब से जैसे अगर हम डिलीवरी सेंटर को छोड़ दें, डिलीवरी सेंटर का एग्जांपल अगर हमको रिलेवेंट नहीं है, अगर हम छोड़ दें, तो बाकी अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर एंड मैन्युफैक्चरिंग, अगर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट या फिर मैन्युफैक्चरिंग एरिया को हिसाब से ले, तो वहां पे क्या हो सकता है, वहां पे एक आपको स्टोर रहेगा, राइट। तो वहां पे प्लांट के अंदर या फिर डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर के अंदर एक स्टोर रहता है जहां पे आप सारे मटेरियल स्टोर करते हो, बाहर से आइटम आया स्टोर करते हो। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में आप रॉ मटेरियल स्टोर करोगे, जो मटेरियल आप फिनिश करोगे, मतलब जो प्रिपेयर करोगे उसको स्टोर करोगे, तो उसके हिसाब से डिफरेंट स्टोरेज रहता है वहां पे, ठीक है। देन इन सारे डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर के लिए या फिर प्लांट्स के लिए आप क्या करोगे, परचेजिंग करोगे। आपको रॉ मटेरियल चाहिए, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हो तो आपके लिए रॉ मटेरियल चाहिए, अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर हो देन आपको ट्रेडिंग मटेरियल चाहिए, जो चीज आप बाई एंड सेल कर सकते हो। तो वो करेगा कौन, परचेजिंग डिपार्टमेंट करेगा, राइट। तो बेसिकली ये अगर हम मान के चले एक परचेजिंग डिपार्टमेंट के साइड से या फिर परचेजिंग एंड इन्वेंट्री डिपार्टमेंट के साइड से, ये सारे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर या फिर ऑर्गेनाइजेशंस रहते हैं। समझ में आया या फिर कोई डाउट? एनीवन, एनी डाउट? No, sir. फाइन देन। सो
ये रहता है हमारा नॉन एसएपी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। अगर हम इस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को हमारे एसएपी के हिसाब से समझे कि एसएपी में इसका क्या टर्मिनोलॉजी है, तो सबसे पहले एसएपी के अंदर आता है क्लाइंट। ठीक है, क्लाइंट क्या होता है? क्लाइंट एक सिस्टम होता है जहां पे हमारे सारे डेटा जो है वहां पे स्टोर होते हैं। तो आप जो कॉन्फ़िगरेशन करोगे, जो ट्रांजैक्शन करोगे, जो यूजर्स रहेंगे, वो क्लाइंट के अंदर सारा रहेगा। ठीक है, हम जब सिस्टम के अंदर जाएंगे तब हम देखेंगे कि ये क्लाइंट क्या रहता है, क्या चीजें क्लाइंट के ऊपर रहता है। ठीक है, तो क्लाइंट क्या रहता है? क्लाइंट एक सिस्टम है जिसके अंदर हमारे सारे डेटा स्टोर होते हैं। ठीक है, क्लाइंट के अंदर फिर हम क्या क्रिएट कर सकते हैं? कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने पिछले स्लाइड में देखा था कि ग्रुप ऑफ कंपनीज होते हैं, तो वो ग्रुप ऑफ कंपनीज को या फिर एंटरप्राइज को हम यहाँ पे कंपनी बोलते हैं। ठीक है, इन द एसएपी वी कॉल इट एज अ कंपनी। सो कंपनी इज अ नॉन मैंडेटरी थिंग, मीन्स कंपनी आप क्रिएट कर सकते हो, नहीं क्रिएट कर सकते हो तब भी चलेगा, कोई मैंडेटरी चीज नहीं है। ठीक है, एसएपी यूज करने के लिए कंपनी मैंडेटरी नहीं है। और यहाँ पे अगर हम बात करें ठीक है, वो हम बाद में देखेंगे। ठीक है, तो कंपनी हो गया आपका जो ग्रुप ऑफ कंपनी या फिर एंटरप्राइज जिसको बोलते हैं, उसको हम यहाँ पे बोलते हैं कंपनी। ठीक है, कंपनी के अंदर जो हमने देखा था नॉन एसएपी में, वहां पे एक सिंगल लाइन ऑफ बिजनेस के लिए एक कंपनी होता था। ठीक है, वो कंपनी को एसएपी के अंदर बोला जाता है कंपनी कोड। ठीक है, कंपनी कोड, कोई कोई कंपनी कोड बोलता है, कोई कोई सीओसीडी भी बोल देता है शॉर्ट फॉर्म में। तो सीओसीडी रहता है या फिर कंपनी कोड रहता है। तो बेसिकली जो कंपनी का कॉन्सेप्ट है नॉन एसएपी और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में, सपोज टाटा मोटर्स हो गया, टाटा स्टील हो गया, या फिर टीसीएस हो गया, तो वो सारे एक कंपनी कोड है। ठीक है, उनको कहा जाता है कंपनी कोड। तो उनको कहा जाता है कंपनी कोड। तो कंपनी को एसएपी में कंपनी कोड कहा जाता है। ठीक है, ये समझ में रहना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट जो हमने डिस्कस किया था कि आपका डिलीवरी सेंटर, आपका डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, आपका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, इन सब को एसएपी के अंदर प्लांट कहा जाता है। ठीक है, उनको एज ए प्लांट कॉन्फ़िगर किया जाता है एसएपी के हिसाब से। जहां पे कुछ भी काम हो रहा हो, आपका प्रोडक्टिव काम हो रहा हो, सपोज आप प्रोडक्शन कर रहे हो, या फिर आप डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो, या फिर आप डिलीवरी कर रहे हो, तो जहां पे कोई एक्टिविटी होता है उसको हम प्लांट बोलते हैं। तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट है। अगर आपका डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है, या फिर आपका डिलीवरी सेंटर है, या फिर आपका प्रोडक्शन प्लांट है, तो उन सारे चीजों को हम एज अ प्लांट कंसिडर करेंगे। ठीक है, ये हो गया प्लांट। नेक्स्ट जो हो गया स्टोर। स्टोर में हम क्या करते हैं? स्टोर को हम बोलते हैं स्टोरेज लोकेशन। ठीक है, तो जैसा कि आपका रॉ मटेरियल हो गया, फिनिश मटेरियल हो गया, सेमी फिनिश मटेरियल हो गया, तो इन सब के लिए आप डिफरेंट डिफरेंट स्टोर क्रिएट कर सकते हो, स्टोरेज लोकेशन क्रिएट कर सकते हो, या फिर सेम स्टोरेज लोकेशन के अंदर भी आप वहाँ पे रख सकते हो। तो डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट, जैसा रिक्वायरमेंट रहेगा उसके हिसाब से हम डिफरेंट स्टोर्स क्रिएट कर सकते हैं स्टोरेज लोकेशन। तो जिसको हम नॉन एसएपी में स्टोर्स बोलते थे, उसको हम यहाँ पे स्टोरेज लोकेशन बोलते हैं। ठीक है, देन आ गया परचेजिंग डिपार्टमेंट। सो जिसको नॉन एसएपी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में हम परचेजिंग डिपार्टमेंट बोलते थे, उसको हम यहाँ पे बोलते हैं परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, उसको हम बोलते हैं परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन। ये बेसिकली हमारा होता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ठीक है, एसएपी का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कहाँ से शुरू होता है? क्लाइंट से शुरू होता है, देन कंपनी कोड, सॉरी क्लाइंट, देन कंपनी कोड, देन प्लांट, देन स्टोरेज लोकेशन। तो अगर हम इसको यहाँ पे, आपको एक इंटरव्यू क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज एसएपी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो अगर आपको कोई पूछता है कि व्हाट इज एसएपी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर,
तो आप उसको ये हायरार्की बताना पड़ेगा। एसएपी का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे टॉप में रहता है क्लाइंट, जहाँ पे हमारा सारा डेटा रहता है, सारा डेटा वहाँ पे यूजर डेटा और कॉन्फ़िगरेशन डेटा एंड ट्रांजैक्शनल डेटा, सारा डेटा कहाँ पे रहता है? क्लाइंट के अंदर रहता है। उसके नीचे आता है कंपनी कोड। कंपनी कोड में क्या रहता है? यहाँ पे फाइनेंस रिलेटेड डेटा रहता है, ठीक है। तो कंपनी के अंदर, कंपनी कोड के अंदर फाइनेंस वाला डेटा रहता है। नेक्स्ट क्या रहता है? प्लांट। प्लांट के अंदर हमारा एक्टिविटी रिलेटेड डेटा रहता है, जो भी एक्टिविटी करोगे वो प्लांट के अंदर रहेगा। तो ये हो गया हमारा एसएपी का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। अगर आपको कोई पूछता है व्हाट इज एसएपी एमएम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, तो एसएपी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड एमएम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आर डिफरेंट, ठीक है। तो अगर आपको इंटरव्यू में क्वेश्चन आता है, नॉर्मली ये सारे चीज पूछते हैं कॉमन क्वेश्चन, तो आपको ये दिमाग में रखना है। तो एसएपी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हो गया क्लाइंट, कंपनी कोड एंड प्लान। सबसे पहले आता है क्लाइंट, टॉप ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जहाँ पे सारे डेटा रहते हैं। देन आता है आपका कंपनी कोड जहाँ पे फाइनेंस रिलेटेड डेटा रहता है। नेक्स्ट आता है प्लांट जहाँ पे आपका एक्टिविटी रिलेटेड डेटा रहता है, ठीक है। एक्टिविटी यानी कि जो भी ट्रांजेक्शन आप कर रहे हो तो वो प्लांट लेवल पे कर रहे हो। देन अगर हम बात करें एमएम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की, तो एमएम का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन से, ठीक है। एसएपी एमएम में टॉप ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हेड है, सारे जो डेटा रहेगा वो परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन के साथ रहेगा, ठीक है। तो परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन इज अ टॉप ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर फॉर द एसएपी एमएम। नेक्स्ट आता है प्लांट, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्लांट। प्लांट डेटा रहता है लिस्ट, यहाँ पे रहता है स्टोरेज लोकेशन। तो हमको अगर कोई डेटा निकालना है तो सबसे ज्यादा डेटा हमको परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन से मिलेगा, फिर हमको प्लांट लेवल पे मिलेगा, फिर हमको स्टोरेज लोकेशन लेवल पे मिलेगा। स्टोरेज लोकेशन लेवल पे ओनली आप जो भी मटेरियल है उसका आप क्वांटिटी वगैरह सारे चेक कर सकते हो, ठीक है। ओनली स्टोरेज लोकेशन उसी के लिए रहता है कि आप कोई भी मटेरियल हो, प्रोडक्ट हो, आप उसका जो है क्वांटिटी चेक कर सकते हो स्टोरेज लोकेशन के लेवल पे, ठीक है। समझ में आया या फिर एनी डाउट, एनी क्वेश्चंस? Yes, Anshuman. First question is related to this purchasing organization. Means ये clearly नहीं ऐसे नहीं हुआ पूरा कि ना purchasing organization क्या होता है. Storage location is warehouse, but तो purchasing location is like departmental stores or how it is? Not stores. It is not a departmental store, but purchasing organization will be a group of people, ठीक है। ग्रुप एक परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप जहाँ से आपका सारा परचेजिंग होगा, ठीक है। एसएपी अगर हम एसएपी के अंदर समझे, तो एसएपी के अंदर परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन यानी कि जहाँ से सारा आपका जो डेटा है, सपोज आप परचेज करने वाले हो, कोई भी मटेरियल आपको चाहिए, तो उसके लिए जो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा तो वो सारा चीज कौन करेगा? परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन में। तो परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू वो सारा चीज होता है, ठीक है। तो ये होता है परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन। डेफिनेशन हम जानेंगे थोड़ी नेक्स्ट क्लास में, मे बी हम जानेंगे परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड अदर्स का डेफिनेशन क्या रहता है। ये बेसिकली अगर हम अंडरस्टैंडिंग मान के चले तो परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन इज अ डिपार्टमेंट that will deal with the all of the purchasing of the material, and there, if there is any contracts or anything will be required, so it will be doing all of that, okay. Okay. And in the previous slide, जहाँ पे आपने वो SAP का स्ट्रक्चर समझाया था, नहीं इससे पहले वाला ऑर्ग स्ट्रक्चर एसएपी वाली मेथड की। इसमें कंपनी कोड का जो आपने लिखा है ये सिर्फ जस्ट डिनोमिनेशन के लिए आईटीसीएफ आईटीसीपी या फिर इसका कोई टर्म है हाँ, यहाँ पे? वो हमने जस्ट एक नोमेनक्लेचर के हिसाब से दिया है, तो जब हम अपना ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाएंगे तो उसके हिसाब से हम देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ओके। हमने जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाया था वो आईटीसी को ध्यान में रखते हुए बनाया था। तो जैसे कि यहाँ पे कंपनी नेम है आईटीसीओएम,
मतलब आईटीसी कंपनी, ठीक है। Yeah. और यहाँ पे कंपनी कोड आईटीसीएफ, यानी कि आईटीसी एफएमसीजी कंपनी, और यहाँ पे आईटीसीपी यानी कि आईटीसी पेपर कंपनी, ठीक है। तो उसके हिसाब से हमने यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाया था। तो हम नेक्स्ट क्लास में हम जानेंगे कि कैसे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसके लिए कंसिडरेशन क्या रहता है, कहाँ से आप ले सकते हो, वो सारी चीजें हम नेक्स्ट क्लास में जानेंगे, ठीक है। ठीक है, ठीक है। ओके, तो आज हम और कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं, तो कल से हम कंटिन्यू करेंगे। तो पहले इसका डेफिनेशन जानेंगे, क्या है हमारा सारा जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हमने देखा उसका डेफिनेशन क्या है। फिर हम उसके बाद देखेंगे सिस्टम के ऊपर, सॉरी, फिर उसके बाद हम क्रिएट करेंगे अपना एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हम डेवलप करेंगे, किसी भी कंपनी को ध्यान में रखते हुए। या आप रिलायंस को ले सकते हो, टाटा को ले सकते हो, आईटीसी को ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। तो उसको ध्यान में रखते हुए हम एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाएंगे, फिर उसके हिसाब से हम इसको कॉन्फ़िगर करेंगे। कॉन्फ़िगरेशन से पहले हम जानेंगे एसएपी कैसे काम करता है, एसएपी का जीयूआई कैसे रहता है, उसके अम, क्या सारी चीजें रहते हैं, कैसे उसको यूज कर सकते हैं, तो वो सारी चीजें हम जानेंगे। तो नेक्स्ट क्लास से हम शुरू करेंगे डेफिनेशंस, ठीक है। ओके एवरीवन, एनी Okay, डाउट, एनी क्वेश्चंस? Okay then, bye everyone, we'll connect again on tomorrow. ओके, बाय। Bye.